प्रकाश जो पढ़ाया जा रहा था मैराथन, उसमें दर्पण के बारे में देखा। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये कैसे होते हैं। दर्पण की पहचान हमने परावर्तक सतह और बिना दर्पण को छुए करने का भी बता दिया आपको, हमने कर लिया। दूसरा ये है कि आपको जैसे बताया गया था कि अब के क्लास में, यानी कल के जो क्लास चलेगी, जो आज चल रहा है, इसमें बताया गया था आपसे कि आपको सूत्रों का प्रतिपादन दिखाया जाएगा। दूसरी यह है कि सबसे खास बात यह है कि मेरा सेटअप बहुत छोटा है। ऐसे में ये वीडियो मैं घर पर शूट करता हूँ, जो छोटा सा एक बोर्ड है जिसमें बच्चे बहुत सारे खरोच कर दिए हैं। तो हो सकता है कि लाइट की कमजोरी से, चाहे इस खरोच के वजह से आपको देखने में कठिनाई होती हो, तो वीडियो को देखने के लिए क्वालिटी चेंज कर लेंगे, यानी थोड़ी सी ज़्यादा क्वालिटी में इसको देखा जाएगा। दूसरी यह है कि कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता, सब कोई छोटे से ही बड़े बनते हैं। ऐसे में मैं जो पहल किया हूँ, यह पहल क्षेत्रीय भाषा के लोगों को, यानी क्षेत्रीय भाषा में जहाँ अपने ग्रामीण क्षेत्र के जितने बच्चे हैं उनको अग्रेसिव करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारा यह पहल है, जिसमें आप सबों से अनुरोध है कि आप मदद करें। मदद किस तौर पर करें, तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अधिक से अधिक शेयर करने के बाद ये होगा कि कुछ ऐसे बच्चे जिनको इनके बारे में पता नहीं है, अगर वो इसको देखते हैं, अगर बेहतर लगता है तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो बच्चों के हित में, है ना, जो भी बच्चे आप देख रहे हैं अथवा किसी बच्चे के अभिभावक देख रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। दूसरा यह है कि हमारी मानसिकता है कि बच्चों को बेहतर ढंग से समझाया जा सके, यानी बेहतर से बेहतर ढंग से समझाया जा सके। इसी के लिए मेरा यह पहल है कि मैं लोगों को, बच्चों तक इस वीडियो को बनाकर भेजूं ताकि बच्चों को बेहतर समझ में आए। दूसरी यह है कि सेटअप पर ध्यान ना दें, हमारी बातों पर ध्यान दें। मैं जब भी वीडियो शूट करता हूँ अगल बगल में चहल पहल रहती है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सेटअप नहीं है जहाँ पर वीडियो शूट करूँ जो पिन ड्रॉप साइलेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही छोटी सी हमारी अधूरी कहानी है, जिसको पूरा करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके देखने का प्रयास करें और दूसरों को भी दिखाएं। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर, मैराथन के उस दौर पर जहां हम थे। आपसे कहा गया था कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अब क्वेश्चन दिया ही जा रहा था पीछे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे मैथ्स के बनाए गए हैं। आप फिर से बता रहा हूँ आपको कि दिसंबर में हम लाइव आएंगे। इसके साथ साथ बता दूं कि साइंस मैथ के अलावा आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की क्लास दी जाएगी, जिसके लिए हमारे पास शिक्षक हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो कल पढ़े थे कि अब दर्पण के सूत्रों को साबित करना है, तो वह समय आ चुका है। अब देखिए, पहला सूत्र आता है, जो दर्पण गोलीय था, गोलीय में जो अवतल दर्पण था, उस दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करना है। इसका अर्थ यह हुआ कि F से छोटा f है, और छोटा f से हम इंडिकेट करते हैं किसको, फोकस दूरी को। यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे होती है ना, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस का कितना होता है, दोगुना होता है। और फोकस दूरी जो है ना, सॉरी, फोकस दूरी जो है, यह फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी को सिद्ध करना है। यह अवतल में करेंगे, फिर उत्तल में करेंगे, फिर अगर आप कहिएगा तो गोलीय दर्पण में कर देंगे, और उसके बाद हम लोग दर्पण के सूत्रों को 1/v, u और f, यानी वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी, इन तीनों में संबंध को स्थापित करेंगे। आज के दौर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जमाना है, जहां ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पुराने ज़माने में जब ऑब्जेक्टिव कम पूछा जा रहा था, आज से महज 3 4 5 साल पहले, जब ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जा रहा था, यानी 20 के पहले, कोरोना जब आया तो ऑब्जेक्टिव का भरमार हो गया। उसके पहले जो एग्जाम हुआ करता था, उस एग्जाम में यही सब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। जो लघु उत्तरीय था उसमें व्यंजक प्राप्त करना, सूत्रों को साबित करना, दूसरा यह कि सूत्रों से क्वेश्चन को बनाया जाता था, ऐसा होता था। आइए हम देखते हैं इसमें कि इस अवतल दर्पण में कैसे हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए टॉपिक पर आइए आते हैं।
यहाँ दिया हुआ है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण उस दर्पण को कहा जाता है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। अब परावर्तक सतह किसको कहते हैं, तो वह सतह जो परावर्तन की घटना को करता है, यानी जिस सतह पर, दर्पण के जिस सतह पर परावर्तन की घटना होती है उसको कहते हैं परावर्तक सतह कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम परावर्तक सतह धंसा हुआ है, चूंकि इसका दूसरा भाग कलई किया गया है, तो परावर्तक सतह धंसा हुआ है किस, तो कौन सा दर्पण कहलाएगा, ये अवतल दर्पण कहलाएगा। मान लिया कि इसका नाम M और N है, यानी Mn एक अवतल दर्पण है। मान लिया कि Mn एक अवतल दर्पण है। अब देखिए, आप दर्पण को किसी भी तरफ बना सकते हैं, यानी दर्पण को किसी तरफ बनाने का मतलब यह हुआ कि दर्पण में किरण को दाहिने या बाएं किसी भी तरफ से लाइएगा तो यह दर्पण के नियमों का ही अनुपालन करेगा। यह नहीं है कि हमने इधर से दर्पण बना दिया तो अब इधर से आप दर्पण नहीं बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दर्पण चाहे इधर से बना चाहे इधर से बना हो, किसी भी शर्त में उस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होना चाहिए, तब ही उसे अवतल कहा जा सकता है। यदि उसका परावर्तक सतह उभर गया हो तो उसको अवतल नहीं कह सकते हैं, उसको उत्तल कहा जाएगा। तो यह अवतल दर्पण है, यानी कि इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, जिसका नाम क्या है, Mn है। दूसरी बात है कि ध्रुव के बारे में आपको समझाया गया था कि परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है वह दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक है ना, परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, जिसके जगह पर क्या लिखा गया है, P लिखा गया है। अब यह P के सामने जो किरण आपको दिख रही है, जो बिल्कुल सीधी लाइन रेखा जो दिख रही है, इसी को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम एक किरण लाते हैं, और याद रखिएगा दर्पण में जितना किरण आएगा सब मुख्य अक्ष के समानांतर आता है, दर्पण हो चाहे लेंस हो। जितनी किरणें आती हैं, पहली किरण जो वस्तु के सिरे से निकलती हो वह मुख्य अक्ष के समानांतर ही आती है। तो देखें, मान लिया कि कोई वस्तु अनंत पर खड़ी है, तो अनंत पर जब वस्तु खड़ी है तो अनंत उसी को कहते हैं जिसका अंत नहीं हो। तो अनंत बिंदु को हम देख नहीं सकते, तो देख नहीं सकते तो यह पता नहीं कर सकते कि वस्तु कितनी बड़ी है, इसलिए अनंत की वस्तुओं का फोटो नहीं बन सकता, क्योंकि अनंत पर हम देख नहीं सकते हैं, अनंत जिसका अंत नहीं होता है। तो यहाँ मान लिया गया कि यह अनंत है, जहां से वस्तु, जिस पर वस्तु खड़ी है, और जब भी किरण निकलता है तो वस्तु के सिरे से निकलती है। जैसे हम खड़े हैं तो हमारे सिरे से, यानी हमारा आंख जो है ना सिर में लगा हुआ है, हमारे सिरे से किरण जाती है, ना कि पैर से जाती है। ठीक है, तो जब भी किरण को लेके जाना होगा तो कहाँ से लेके जाएंगे, वस्तु के सिरे से, यानी हम ये समझेंगे कि वस्तु के सिर के तरफ से किरण जा रही है। ठीक है ना, वस्तु के सिर की तरफ से। तो चलिए, मान लिया कि यहाँ से किरण आ रही है, जो अनंत पर वस्तु खड़ी है उसके सिरे से किरण आ रही है। जो आपको समझाया गया है कि वस्तु जब अनंत पर खड़ी हो, कहीं भी खड़ी हो, तो वस्तु के सिरे से किरण निकलती है। किरण निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर आके दर्पण से टकराती है, और दर्पण से जब टकराती है तो फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है ना, अवतल दर्पण का फोकस जोन होता है यह वास्तविक किरण के द्वारा बनाया जाता है, और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वह काल्पनिक या आभासी के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए यह क्या है, अवतल है। तो ऐसे में किरण जब टकराएगी तो टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेगी वह उस बिंदु का क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। वह बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा, जिसको F से सूचित किया जाएगा। यहाँ तक करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर तीर का निशान डाल देते हैं, जिससे पता चल सके कि वस्तु किधर से आई है और किधर गई है। तो देखिए, वस्तु इधर से आ रही है और वस्तु किरण इधर को जा रही है, यानी वस्तु इधर खड़ा था और उसके सिरे से, वस्तु के सिरे से किरण आया है, दर्पण से टकराया है, और जिस बिंदु से होकर गुजरा है उसको फोकस कहा गया है, और यह नीचे की तरफ निकल गया है। चलिए, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए, जब भी किसी सूत्र को साबित करना होता है तो कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, कुछ रचना किया जाता है। दुनिया में जितना प्रमेय आपको सिद्ध करना होगा, जितना सूत्र आपको सिद्ध करना होगा, उन सब में आपको कुछ ना कुछ रचना करना होता है, कुछ मानना होता है,
तभी जाके वह बनाया जा सकता है। अगर नहीं माने, नहीं रचना करें, तो संभवतः उसको नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे में देखिए हमको अब क्या करना है। आप जानते हैं कि एक दर्पण में ध्रुव होता है, अनंत बिंदु तो होती है लेकिन उसका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है। तो अनंत हो गया, फोकस हो गया और आपको ध्रुव हो गया। तो एक और चीज क्या बाकी है, वक्रता केंद्र बाकी है। और वक्रता केंद्र क्या है, तो उसको सी से इंडिकेट किया जाता है। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। तो अब देखें यहाँ पर वक्रता केंद्र क्या है, सी है। तो हम क्या करेंगे, यह वस्तु से जो किरण निकला है, निकलने के बाद दर्पण के जिस बिंदु से वह टकराया है उस बिंदु को हम सी से मिला देते हैं। उस बिंदु को हम सी से मिला देते हैं, सी से मिला देते हैं। अब देखिएगा, दर्पण में जब वस्तु चाहे जहां खड़ी हो, उन सब में जो सी होता है वह केंद्र होता है। और केंद्र पर वस्तु का परावर्तन का घटना जो होता है, वस्तु का परावर्तन का जो घटना होता है वह केंद्र पर जिस दिशा में किरण आती है उसी दिशा में वापस लौटती है। जैसे हम इसको प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं। जैसे हम कोई समतल दर्पण लेते हैं, मान लिया गया कि हमारे पास कोई समतल दर्पण है, ठीक है ना, कोई समतल दर्पण है यहाँ पर, जैसे ये एक समतल दर्पण है। अब मान लिया गया कि यहाँ से किरण गुजार रहे हैं टच से, तो टच से जब किरण गुजारेंगे ना, तो जितने डिग्री के कोण से किरण हम इस पर डालेंगे उतने डिग्री के कोण से वह परावर्तित हो जाएगी। अगर हम किरण को ठीक इसके बीचों बीच करेंगे तो किरण हमारे हाथों की तरफ लौटेगी। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो वही कारण होती है यहाँ भी, जब बिल्कुल सेंटर में किरण आती है तो जिस दिशा में आती है उसी दिशा में वापस लौट जाती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दर्पण में जब भी वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण गुजरेगी तो उसका विचलन नहीं हो सकता, वह उसी दिशा में वापस लौट के जाएगी। तो यहाँ भी जो किरण गुजरी है वो कहाँ से गुजर रही है, सी से होकर गुजर रही है, यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। अब देखिए, अब इसको अगर हम यहाँ बनाना चाहें तो देखिए यह क्या बन रहा है। इस आकृति को अगर हम यहाँ बनाएं तो देखिए क्या बन रहा है। मान लिया गया कि यह सरफेस था, यह सतह था, तो यहाँ किरण आके ऐसे लौटी है और बीच में एक डॉट लाइन है, यही बन रहा है सेम यहाँ पर। तो यह क्या है, यह तो किरण आ रही है तो इसको आपतित कह सकते हैं, यह किरण जा रही है तो इसको परावर्तित कह सकते हैं, और बीच में खींचा गया है तो इसको अभिलंब कह सकते हैं। कि नहीं कह सकते हैं, बस समझना है आपको। किरण आ रही है तो आपतित, जा रही है तो परावर्तित, और बीच में जो खींचा गया है वो क्या है, अभिलंब है। सेम कंडीशन यहाँ बना हुआ है। तब देखें यहाँ पर देखिए, यह चीज मान लिया जाए कि यह किरण का नाम ए बी है। मान लिया गया कि कोई किरण है ए बी, ठीक ना, चाहे कोई किरण है कोई किरण ए बिंदु से निकलती है जो दर्पण पर बी से टकराकर परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजर जाती है, यह मान सकते हैं। और बीसी इसका अभिलंब है, यह भी मान सकते हैं। तो यहाँ भी एक कोण बन रहा है और यहाँ भी एक कोण बन रहा है, ठीक ना। हमें चाहिए दर्पण के अंदर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी पीएफ होगा और वक्रता त्रिज्या पीसी होगा, ठीक ना। तो हमें पीएफ और पीसी लाना है। इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ भी एक कोण है, इसको भी लिखना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि यह एक कोण है 1, यह कोण है 2 और यह कोण है 3 को कोण है, मान लिया गया। अभी जो चीज आप किए हैं यहाँ पर उसको लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, माना कि mn एक क्या है, अवतल दर्पण है। mn एक अवतल दर्पण है, mn एक अवतल दर्पण है जिसमें ए बिंदु से किरण बी बिंदु पर, ए बिंदु से किरण बी बिंदु पर
दर्पण से टकराकर एफ यानी फोकस एफ से होकर गुजर जाती है। एफ से होकर गुजर जाती है। यह चीज आपने लिखा। तथा यह भी लिख सकते हैं कि MC अभिलंब है, यह भी लिख सकते हैं। चलिए, तो हमें सिद्ध करना है F बराबर R/2 सिद्ध करना है। अब देखिए, सिद्ध करने में आपको प्रमाण देना होता है। प्रमाण इसलिए कि आप उसको प्रूफ दे रहे हैं कि हम क्यों इसको सिद्ध करना चाहते हैं चाहे कर रहे हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर आकृति से हम इसका प्रमाण देंगे, है ना। आकृति से इसका प्रमाण देंगे। देखिए, यहां पर किरण आ रही है और लौट रही है, तो यह किरण AM जो है आपतित है और MC क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है, जिसका मान क्या है, 1 माना गया है। और यह जो किरण लौट रही है B और F से होकर, यह परावर्तित किरण है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। तो यहाँ देखिए, हम जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का यह नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऐसे में एक कोण 2 के बराबर हो जाएगा, यानी प्रमाण हम देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों, परावर्तन के नियम से। क्यों होंगे, परावर्तन के नियम से। हो गया, इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, यह आपसे कहा गया है कि जो भी किरण आती है वो प्रधान अक्ष के यानी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यानी AM समांतर है यह मुख्य अक्ष। तो जब यह समांतर है तो इसको BC एक तिर्यक रेखा काट रही है, यानी यहाँ पर AM है और यहाँ पर हमारा मुख्य अक्ष है और BC इसको काट रही है। ठीक ना। तो दो समांतर रेखा को अगर कोई रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसको तिर्यक रेखा कहा जाता है। अगर हम इसको तिर्यक रेखा मानते हैं तो यहाँ पर कोण 1 है और यहाँ पर कोण 3 है। तो ऐसे में कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा अंत एकांतर कोण से, है ना। कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा अंत एकांतर कोण से, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 3 अंत एकांतर कोण से। अब हमको दोनों समीकरण मिल गया, ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को हम देखते हैं। तो देखिए, दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए। तो यूक्लिड कहते हैं कि जिस समीकरण का LHS के बराबर होता है उसका RHS के बराबर होता है। तो देखिए, दोनों समीकरणों में LHS कोण 1 और कोण 1 बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि समीकरण 1 तथा 2 से 2 बराबर हो जाएगा 3 के, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। अब इन समीकरणों को जब लड़ाते हैं तो LHS के बराबर है तो RHS के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर 1 के बराबर आ गया तो क्या आएगा, कोण 2 बराबर आएगा कोण 3 के, आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, 2 बराबर आ गया कोण 3 के। अब देखिएगा, यह 2 कोण 3 के बराबर है, तो हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण बराबर आया है, तो कोण का सम्मुख भुजा ढूंढिए यहाँ पर। तो कोण 2 के सामने की भुजा क्या है, FC है, और 3 के सामने की भुजा क्या है, BF है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं BF बराबर FC। क्यों, जो कि यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा है। बराबर कोण के क्या है, सम्मुख भुजा है। बराबर कोण के सम्मुख भुजा है, लिख सकते हैं BF बराबर आ गया FC, जो कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा है। अब देखिएगा, यह B यहाँ है,
बी एफ। अब देखिएगा, हमको बताया गया है कि दर्पण में जिस भी दूरी को आपको नापना हो, सारी दूरियों को हमें नापना होता है ध्रुव से। सभी दूरियों को कहाँ से नापना होता है? ध्रुव से। तो ध्रुव से कब नापेंगे? जब यह मान लेंगे कि यह बिंदु B जो है, B यदि P होता तो क्या होता? तो अगर B यदि P होता तो BF के जगह पर PF हो जाता कि नहीं? यदि B बिंदु के जगह पर अगर P होता तो क्या हो जाता? PF बराबर FC। ऐसा इसलिए क्योंकि सारी दूरियों को ध्रुव से मापना है। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे? लिखेंगे यदि यदि B बिंदु P के काफी निकट होता तो हम यहाँ पर मानेंगे कि अगर यह बिंदु B जो है वह P के काफी नजदीक होता तो क्या होता? B बराबर P हो जाता, यानी कि हो जाता है यहाँ पर PF बराबर FC। PF बराबर FC आ गया है। अब हमको PF जो है ना वो फोकस दूरी है और FC कुछ नहीं है। समझ रहा है बात? FC कुछ नहीं है तो यह FC कैसे आएगा? तो PC माइनस PF करेंगे, बस FC आ जाएगा कि नहीं? यानी इस FC को अगर हम ध्रुव से नापें तो ये पूरी PC में से PF को अगर घटा देंगे तो FC आ जाएगा। अथवा आप दोनों तरफ PF जोड़ दीजिए, तो भी आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ से आंसर आ सकता है। दो तरीका है इसका। यहां से PF का PF रहेगा और FC की जगह पर क्या लिख सकते हैं आप? PC माइनस PF लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? PC माइनस PF लिख सकते हैं। अब PF को PF के पास भेजिए तो उधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस करेगा, यानी यहां पर हो जाएगा PF प्लस PF बराबर हो जाएगा PC के। PF और PF मिलके होंगे 2PF बराबर हो जाएंगे PC के। अब 2PF, PF क्या है यहाँ देखिए ध्यान से, PF क्या है? फोकस दूरी, और फोकस दूरी को छोटा f से सूचित किया जाता है। और PC क्या है? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या यानी बड़ा R कहा जाता है। ऐसे में यही संबंध है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। लेकिन क्वेश्चन कहा गया हमसे कि F बराबर R/2 सिद्ध कीजिए, इसलिए हम 2 को बराबर के उस पार भेजेंगे तो इधर गुना में था तो उधर कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा। यही हमारा सूत्र साबित हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। जैसे क्वेश्चन दिया है कि उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सूत्र की स्थापना करना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण पहले बना लेते हैं। जैसे इसके पहले क्वेश्चन हम लोग देखे हैं अवतल में, उसी तरह अब उत्तल में देखना है। तो देखें जरा, इस बार में जो दर्पण बनाई जानी है वह उत्तल है, और उत्तल का मतलब होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, यानी वह सतह जिस पर परावर्तन की घटना होती है उसको परावर्तक सतह कहते हैं। और परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए? उभरा हुआ होना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मान लिया कि यहाँ पर एक दर्पण है जो उत्तल है, ठीक ना। अब इसका परावर्तक सतह उभरा होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके धंसे हुए सतह पर कलई कर देंगे तो इसका परावर्तक सतह क्या हो जाएगा? उभर जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पर, यह तो इसका मध्य बिंदु हो गया जिसको ध्रुव कहेंगे, P से इंडिकेट कर दिया गया इसको। अब देखिएगा ध्यान से, आपको बताया गया है कि उत्तल दर्पण का सब काम दर्पण के पीछे होता है, यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र सब कहाँ होता है? दर्पण के पीछे होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ हो गया दर्पण के ध्रुव से होता हुआ खींचा गया एक प्रधान अक्ष जिसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं, तो यहाँ खींच दिया गया। चलिए अब परावर्तक सतह के तरफ से हम क्या निकालेंगे? किरण निकालेंगे। और हम जानते हैं कि किरण जब दर्पण से टकराती है तो उसमें परावर्तन होता है। तो मान लिया गया कि अनंत से कोई किरण आ रही है जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। तो मान लिया गया कि यही किरण आई है,
मुख्य अक्ष के समानांतर आई है। अगर आप क्वेश्चन को उतार लिए हों, क्वेश्चन को आप देख लिए हों, तो हम इसको मिटा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर, चूँकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, बहुत छोटा बोर्ड है, इसलिए मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, अब यह किरण इधर से आया है जो मुख्य अक्ष के समानांतर है। अब आने के बाद यह परावर्तक सतह से टकराएगा और टकरा के वापस लौट जाएगा। देखिए इधर से किरण आ रहा है और टकराने के बाद वापस लौट गया है। अब देखा जाए, आपसे बताया गया था कि मुख्य फोकस वही होता है कि दर्पण से किरण जब टकराती है तो टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, चाहे मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो हमने देखा कि अवतल दर्पण में जब दर्पण से किरण टकराती थी तो उसमें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत नहीं बल्कि मिलती थी, और इसमें काल्पनिक रेखा से मिलाया जाएगा, इसलिए कहा जा सकता है कि मिलती हुई प्रतीत होती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए जो किरण टकरा के वापस लौटी है, अगर उसको काल्पनिक रेखा से हम मिलाएं, अगर उसको काल्पनिक रेखा से हम मिलाएं तो देखा जाए तो यह इस बिंदु से आकर टकराती है। तो यही बिंदु इसका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा। ठीक ना। चलिए उसके बाद मान लिया कि यह इसका वक्रता केंद्र है और इधर पीछे मान लिया कि यह अनंत है। तो यहाँ देखें, जैसे आप उसमें डायग्राम बनाए थे कि किरण को लाके लौटा दिए थे, परावर्तन से F से होकर गुजर गई थी और हमने C से अभिलंब डाला हुआ था। ठीक ना। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, देखिएगा, प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरण जो है उसको आपतित किरण कहते हैं। तो मान लिया कि यह किरण A से निकल रही है जो दर्पण के B बिंदु पर टकरा रही है। इस बात को मान लिया गया कि जिस बिंदु पर परावर्तन की घटना हो रही है वह B है, मान लिया गया। तो देखिए यहाँ पर A से जाती है किरण और B से टकरा के वापस लौट जाती है। तो B जो बिंदु है वह परावर्तन का बिंदु है जहाँ से घटना परावर्तन की हो रही है। तो ऐसे में AB जो रेखा होगी वह किरण थी जो अब रेखा बनी हुई है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको आपतित किरण कह सकते हैं, क्योंकि यह प्रकाश स्रोत से निकली हुई किरण है और टकराने के बाद जब वापस लौटी है तो उसको परावर्तित किरण कह सकते हैं, जो परावर्तन की घटना को अंजाम दे रही है। अब देखिए, हम जानते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इसके बीच खींचा गया जो अभिलंब होता है वह तीनों एक तल पर होता है, एक बिंदु पर होता है। तो अगर यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, तो क्या हम इसके बीच में एक अभिलंब डाल सकते हैं जो परावर्तन के नियम का अनुपालन करता है? तो चलिए हम उसको डालते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? एक अभिलंब डाल देते हैं जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच है। आगे देखा जाए, यहाँ पर देखिएगा तो B बिंदु से जो अभिलंब डाला गया है, अगर उसको C से मिलाया जाए, अगर उसको C से मिलाया जाए, ठीक ना, B से जो अभिलंब डाला गया है उसको हम किससे मिला रहे हैं? C से मिला रहे हैं। यह अभिलंब है जिसको हम लोग बिंदु C से मिलाए हैं। आज के पहले उसमें भी आप देखे थे तो बिंदु C पर ही मिलाया जा रहा था। आइए देखते हैं। अब देखिएगा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। अच्छा, अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच कोण बनता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। ऐसे में अगर हम आपतन कोण को 1 मान लें और परावर्तन कोण को 2 मान लें तो यहाँ देखिए 1-2 कोण बन गए। यहाँ देखिए यह जो कोण है फोकस और आपको वक्रता केंद्र के द्वारा जो रेखा बनाई, हम समझ सकते हैं कि आपको आकृति थोड़ी छोटी दिख रही है जिसके कारण कोण को समझने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं हम। देखिए यहाँ पर, आइए यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम क्या किए हैं कि यहाँ पर हम दर्पण को बड़ा कर दिए हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें इसको। चलिए, यह A था जहाँ से किरण आ रही थी और यह बिंदु B था जिससे वो टकरा के परावर्तन की घटना दे रही थी। अब देखेंगे यहाँ पर आकृति दिख रही है आपको, तो यहाँ से भी आपको इक्वेशन निकालना है, यहाँ से भी आपको समीकरण निकालना है। जो काम पीछे कर रहे थे वही काम इसमें भी करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ तो सबसे पहली बात है कि कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के,
जो वजह होगी परावर्तन, यानी परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, जिसको समीकरण 1 कह सकते हैं। दूसरा देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर जो कोण 2 है ना, जो कोण 2 बना हुआ है वह कोण 3 के शीर्षाभिमुख है ना। कोण 2 कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो रहे हैं, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है ना, जिसको हम समीकरण 2 लिख सकते हैं। तीसरा देखिएगा यहाँ पर, यह रेखा AB समानांतर है किसके, मुख्य अक्ष के। AB जब समानांतर है मुख्य अक्ष के, तो ध्यान देखिए यहाँ पर देने योग्य बातें यह है कि यहाँ पर जो केंद्र से वक्रता, केंद्र से जो डॉट लाइन मिलाया गया है, जो अभिलंब बना रहा है, तो इन समानांतर रेखाओं को यह काट रहा है, जो तिर्यक रेखा की तरह दिख रहा है ना। तो जब यह तिर्यक रेखा है तो देखिएगा समानांतर रेखा से ठीक ऊपर का कोण 1, समानांतर रेखा से ठीक ऊपर का कोण 4, यानी 1 और 4 क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 4, जो संगत का रूल फॉलो करता है, यानी संगत कोण से। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया समीकरण 3। अब तीनों समीकरणों में आप ध्यान दीजिए, जो कॉमन है वो तो कट जाएगा। तो देखिए पहले समीकरण 1 और 2 को लड़ाते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बराबर 3 बचेगा। अब 1 बराबर 3 जो समीकरण आपको मिलेगा, उससे जब 1 बराबर 4 को लड़ाइएगा तो देखिए 1 से 1 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, लेकिन 3 से 4 नहीं कट रहा है। यानी यहाँ पर आपको समीकरणों को जब मिलाइएगा, समीकरण 1 2 3, तो तीनों में जब आप मिलाते हैं तो आपको कोण 3 बराबर मिल रहा है कोण 4। मिल जा रहा है कि नहीं, कोण 3 बराबर कोण 4। तो देखिएगा बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, तो 3 के सामने जो भुजा है वो क्या है, CF है, जिसको FC भी कह सकते हैं। और देखिए 4 के सामने भुजा क्या है, BF है, क्या है, BF है, यानी BF बराबर आ गया CF चाहे FC, CF चाहे FC। अब यहाँ पर लिखा जा सकता है कि यदि B बिंदु P के काफी निकट होता तो हमने पहले सिद्ध किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, चूंकि बोर्ड छोटा है, और हम नहीं लिख रहे हैं कि यदि बिंदु P के काफी निकट होता तो, चूंकि मैंने पहले वाले सूत्र में आपको समझाया हुआ है। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए, या लिख देते हैं, या से आप समझ जाइएगा कि B बिंदु अब कहाँ आ गया है, P पर। तो B जो है वो किस में बदल जाएगा, P में बदल जाएगा, यानी FC बराबर हो जाएगा PF, ठीक ना। आपको बताया गया है कि सभी दूरियों को ध्रुव से मापना है, ऐसे में PF जो है ध्रुव से तो नापा गया है, लेकिन FC अगर निकालना हो तो हम पूरे PC में से PF को घटा देंगे। तो देखिएगा इसके जगह पर लिख सकते हैं PC माइनस PF बराबर PF। अब PF को PF के पास भेजिए तो ये हो जाएगा PC बराबर PF, इधर माइनस में PF है, उधर जाने पर प्लस PF हो जाएगा। अब PC बराबर आ जाएगा 2PF, यानी देखेंगे ध्यान से तो PC क्या है, तो PC क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली जो रेखा होती है, मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको R से सूचित किया जाता है ना। और उसके बाद 2 गुना PF क्या है, तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको छोटा f से सूचित करते हैं। यानी यहाँ संबंध आ गया है r बराबर 2f, लेकिन हमको सिद्ध करना है f बराबर r/2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं या f बराबर, यह 2f के गुना में है, जब बराबर के इस पार आएगा तो r/2 आ जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, देख लिए। चलिए ये छोटा सा हमारा प्रयास है। दूसरी यह है कि बोर्ड थोड़ा छोटा है, जिसमें आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ
कि आज के बाद जो क्लास होगी उसमें आपको दर्पण सूत्र समझाए जाएंगे। अभी इसको देखना ना भूलें। बोर्ड के समय में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहते थे तो उस समय सब्जेक्टिव का ज़माना था, जिसमें बहुत अधिक इसका क्वेश्चन पूछा जाता था कि यह बराबर r/2 सिद्ध करें। तो ऐसे में कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता, ठीक है ना। आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कितने देर में हल कर देते हैं, कितने समय में हल कर देते हैं। जितना कम समय में हल करेंगे उतना ही समय बचेगा, समय किल नहीं होगा, जिससे हमारा अंक बेहतर हो सकता है। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने साथी दोस्त जो भी है उनके पास भेजने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें। धन्यवाद।